गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं किशोर अवस्था के सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि किशोर अवस्था के जो सिद्धांत आपके सामने आएंगे, किशोर अवस्था के बारे में आप बहुत ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और जो बीएड और डीएलएड के अलावा जो अलग अलग राज्यों में शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं, उन सब में इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा पाएंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को समझते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि कई मैंने देखा है कि बीएड और बीटीसी कक्षाओं में विद्यार्थी नहीं आते हैं और घर बैठे ही वे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ऑनलाइन तैयारी करते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने घर का जीवन यापन भी उनको करना है, घर का काम भी उनको करना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो हैं ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों तक कंटेंट को सेंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं इससे लाभ उठाएंगे। तो आइए चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं किशोर अवस्था के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत आता है हाल का, जिनका जन्म 1840 में होता और मृत्यु 1924 में हुई थी। उन्होंने 1904 में डार्विन के विकासवाद से प्रभावित होकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किशोर अवस्था। यानी कि इनका नाम जो है जी स्टेनले हाल है। अगर हम पूरा नाम लें इनका, तो पूरा नाम है ग्रानविले स्टेनले हाल। उन्होंने डार्विन के विकासवाद से प्रभावित होकर के एक किताब लिखी एडोलसेंस। यानी कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं जी स्टेनले हाल, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और इनकी कोटेशन जो है आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किशोर अवस्था जो है वो बड़े ही दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। ये एक डेफिनेशन है जो किशोर अवस्था के बारे में ली जाती है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे बीएड की परीक्षा हो, चाहे डीएलएड की परीक्षा हो, बीएलएड की परीक्षा हो। तो उन सभी परीक्षाओं में ये किशोर अवस्था की ये डेफिनेशन जो कि जी स्टेनले हाल के द्वारा दी गई बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए दो कंसेप्ट को प्रयोग किया। पहला है पुनरावर्तन, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में होने वाला विकास अपनी जाति में होने वाले विकास के क्रम को दोहराता है। यानी कि कोई भी जाति हो, प्रजाति हो, कोई भी संस्कृति और देश या राष्ट्र का कोई बालक हो, जब वह जन्म लेता है तो वह अपनी जाति और अपनी संस्कृति के अंदर जो विकास चल रहा होता है उसी क्रम को वह दोहराता है, उसी क्रम का पालन करता है, जिसको कई जगह सामाजिक प्रत्याशाओं के रूप में भी प्रयोग में लाया गया है। हल्लोक नाम की जो महिला मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसके लिए सामाजिक प्रत्याशा शब्द का प्रयोग किया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है या बालक जो है वो अपनी जाति में होने वाली विकास के क्रम को प्रयोग करता है, उसको दोहराता है। दूसरा यहाँ पर कहा गया कि अर्जित गुणों की वंशानुगति। अर्जित गुणों यानी कि जो गुण अर्जित कर लिए गए हैं उन वो वंश के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सामने आते रहते हैं। इसी को यहाँ पे बताया गया है कि जब व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने हेतु अपने आप में परिवर्तन लाता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति ना कहें, अगर हम यहाँ पर कहें कि प्रत्येक प्राणी जो है वह अपने आप को समायोजित करता है। आपने देखा होगा कि जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो पशु पक्षी वगैरह जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ को चले जाते हैं। जो ज़मीन पर रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ज़मीन के अंदर अपना घर बना लेते हैं। तो जो पक्षी होते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ को चले जाते हैं। तो इसी को यहाँ पे कहा गया है कि वातावरण के साथ समायोजन। तो वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए जब बालक या व्यक्ति या कोई प्राणी जो है अपनी क्रियाओं में परिवर्तन लाता है, अपने आप में परिवर्तन लाता है, अपने आप में बॉडीली चेंजेस लाता है, तो ये परिवर्तन उसकी संतान में अपने आप ही हस्तांतरित हो जाते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जी स्टेनले हाल के द्वारा बताई गई कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब एक व्यक्ति जो है अपने आप को अपने बदलती हुई परिस्थितियों में समायोजित करने के लिए अपनी बॉडी में चेंजेस लाता है, तो जो चेंजेस लाया है वो आने वाली पीढ़ियों में प्रदर्शित होते हैं, अपने आप ही हस्तांतरित होते चले जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे पुनरावर्तन के बारे में और अर्जित गुणों की वंशानुगति के रूप में जी स्टेनले हाल के द्वारा बताई गई, जो कि किशोर अवस्था की थ्योरीज के अंतर्गत शामिल की जाती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत आता है हमारे सामने मनोविश्लेषण सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और विशेष रूप से व्यक्तित्व के जो
क्रियाएं हैं, व्यक्तित्व के जो एस्पेक्ट्स हैं, उनमें आप मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसको हम साइको एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं, उसमें आप इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, और ख़ास तौर से यहाँ पे बता चलें आपको कि जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, इसको ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया। तो उन्होंने क्या कहा इसमें कि किशोरों में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, जिसकी मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार 5 अवस्थाएं होती हैं। यानी कि उन्होंने बालकों की अवस्थाओं को 5 भागों में डिवाइड किया। उसमें बताया उन्होंने कि बालक प्रत्येक अवस्था में आनंद की प्राप्ति चाहता है, यानी कि वह इड की निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को गुजारता है। यानी कि बालक प्रारंभिक अवस्था में, ठीक, प्रारंभ में उसकी रुचि आत्म या स्वयं में होती है, किंतु धीरे धीरे वह सामाजिकगत कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। खासतौर से यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, यह सिगमंड फ्रॉइड के अपने व्यक्तिगत विचारों पर आधारित है। इसका कोई साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं है, साइंटिफिक जो वेरिफिकेशन इसका नहीं है, टेस्टिंग नहीं है, बल्कि उनके अपने विचारों पर, अपने अनुभव पर ये आधारित है। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को बताया कि प्रारंभ में बालक जो है वह आत्म स्वयं में, यानी कि अपने आप में रुचि लेता है, और धीरे धीरे वह सामाजिकगत कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। यानी कि शुरू में उसका जो इड होता है वो अपने स्वयं के अंदर होता है, और जैसे जैसे वो उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, उसकी आयु बढ़ती है, तो उसकी जो इड है वो धीरे धीरे सुपर ईगो में परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाती है। तो बचपन में उसमें आत्म केंद्रित एवं स्वार्थी अंतःप्रेरणाएं अधिक होती हैं, बाद में वह स्वार्थहीन अंतःप्रेरणाओं में बदल जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है इनके द्वारा जो कही गई। बाद में फ्रॉइड की पुत्री, आपने देखा होगा, यहाँ पे एक बात बताता चलूँ आपको कि आपने देखा होगा कि आप बच्चे के सामने, जो बालक है उसके सामने कोई भी चीज़ आप रखो तो, और उसको देने के बाद उससे आप वापस लेने लगो तो वह नहीं देगा, बल्कि अपने हाथ को अपनी तरफ को घुमाने की कोशिश करेगा। यानी कि पूरी बॉडी को मूवमेंट दे देगा, लेकिन वह अपने हाथ में जो उसके हाथ में जो वस्तु है उसको नहीं देगा। तो आपने देखा यहाँ पे बचपन में उसमें आत्म केंद्रितता होती है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो इन सब चीज़ों से वो बाहर निकल आता है। यानी कि उसने अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन कर लिया होता है कि वह जो है फिर समाज की ओर देखने लगता है। यानी कि आत्म केंद्रित की जगह वो समाज केंद्रित हो जाता है, सामाजिक क्रियाओं में वो रुचि लेना शुरू कर देता है। तो उसकी जो स्वार्थी अंतःप्रेरणाएं होती हैं वो स्वार्थहीन अंतःप्रेरणाओं में बदल जाती हैं। बाद में फ्रॉइड की पुत्री अन्ना फ्रॉइड ने मानसिक अशांति के मनोसामाजिक कारण बताए। यानी कि जो बालकों के अंदर मानसिक अशांति होती है उसके कुछ मनोसामाजिक, यानी कि अब यहाँ पर जो फ्रॉइड का सिद्धांत है जो कि मनोविश्लेषण पर आधारित था, वो धीरे धीरे बदल करके मनोसामाजिक क्रियाओं की तरफ को मुड़ने लगता है। खास तौर से जो उनके शिष्य एडलर और युंग थे और बाद के जो मनोवैज्ञानिक आए, उन लोगों ने फ्रॉइड की इन सब चीज़ों को माना तो है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका पालन नहीं किया, बल्कि इसी के आधार पर समाज सम्मत क्रियाओं को आधार मानते हुए अपने सिद्धांत का निर्माण किया। तो यहाँ पर भी उनकी पुत्री ने भी यही किया कि यहाँ पर मनोसामाजिक कारण, यहाँ पे यानी कि मनोसामाजिक रूप में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जहाँ पे 2 बातें उन्होंने बताई। पहली चीज़ है कि इंटरनल बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट, पहली चीज़, और दूसरी है बैलेंस इन सोशल एनवायरनमेंट। यानी कि जो बालक जो है अपने आप को इंटरनली बायोलॉजिकली अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि जैविक रूप से अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वह सामाजिक वातावरण में संतुलन बनाने का प्रयास करता है। तो ये मानसिक अशांति के 2 कारण यहाँ बताए कि जब बालक अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता, यानी कि जैविक रूप से समायोजित नहीं कर पाता, तो वह मानसिक अशांति का शिकार हो जाता है। और इसके अलावा जब वह सामाजिक वातावरण में अपने आप को संतुलित नहीं कर पाता तो भी वह मानसिक अशांति का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर मनोविश्लेषण सिद्धांत को आपके सामने प्रस्तुत किया गया बहुत छोटे रूप में, क्योंकि ये किशोरावस्था के सिद्धांत के रूप में आपके सामने आता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बेंड्रो का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि बेंड्रा जो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे याद रखिए कि जो बेंड्रा हैं
वो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उन क्वेश्चन के कारण जो है आपके यहाँ पर कई नंबर बन जाते हैं। तो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, जिसको सोशल टीचिंग थ्योरी कहते हैं, उसके प्रतिपादक जो हैं बेंड्रे हैं। उन्होंने कहा कि वातावरण एवं उद्दीपक जो है वह बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि बालक का जो वातावरण है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो, और एनवायरनमेंट में जो मौजूद अलग अलग प्रकार के जो स्टिमुलस हैं वो बालक के विकास में, खासतौर से जो सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसी क्रिया बालक के सामने घटित होगी उसका प्रभाव बालक पर वैसा ही पड़ेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक पेरेंट्स को इस बात को जानना जरूरी है कि बालक के सामने उचित शब्दावली का प्रयोग करें, अच्छी क्रियाओं का प्रयोग करें, अच्छे कामों को बालक के सामने क्यों करे, क्योंकि बालक जो है जो क्रिया उसके सामने घटित होती है उसको तुरंत जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, और बालक अनुकरण करके उसको अपने व्यवहार में ढाल लेता है। और उसी प्रकार से जैसा वह होते हुए देखता है, जैसा कि वह उसका अनुकरण करता है, जैसे क्योंकि जैसा उसके सामने होगा वैसा ही बालक उसका अनुकरण करता चलेगा, और जब वह अनुकरण करेगा उसका, तो उसका व्यक्तित्व जो है वैसा ही विकसित होता चला जाता है। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि बालक को अच्छा वातावरण प्रदान किया जाए, इसीलिए वातावरण के ऊपर बहुत जल्दी साइको मैजिक का यूट्यूब चैनल पर वीडियो आने वाली है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने उन्हीं बातों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि बालक के ऊपर उसके वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक रूप में ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि छोटी छोटी घटनाएं भी बालक की क्रियाओं को, उसके व्यवहार को, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो इसी कारण इस सिद्धांत की व्याख्या जो है वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के दृष्टिकोण से की गई है। यहाँ पे एक शब्द आपके सामने दूसरा आया है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कंसेप्ट जो किसने दिया है, तो वो बेंड्रो के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा अगर कहा जाए कि सामाजिक शिक्षण प्रतिपादन के, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो वो बेंड्रे हैं। तो इन सब चीज़ों को मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे और याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत आता है हमारे सामने, वो है एरिक्सन थ्योरी ऑफ एडोलिसेंस। एरिक्सन भी फ्रॉइड के एक तरह से शिष्य थे, यानी कि शिष्य इसलिए थे क्योंकि उसी प्रकार के विचारों का उन्होंने पालन किया, उसी सोच का, उसी अनुभव को आधार मान करके आगे बढ़े, जो कि फ्रॉइड के विचार थे, उनकी सोच थी, उनके अनुभव थे। लेकिन यहाँ पर आकर के उन्होंने कुछ परिवर्तन भी अपने सिद्धांत में किए। तो उन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए पहली चीज़ जान लेते हैं कि जो ईगो साइकोलॉजी है उसके जो प्रतिपादक हैं वो एरिक्सन हैं। पहली चीज़, छोटी छोटी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे हम देखते हैं ना क्रिकेट में कि एक एक रन जो जब लिया जाता है तो एक एक रन लेकर ही बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया जाता है, पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है कि जब आप छोटी छोटी इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो आपके जो मार्क्स हैं, एक एक दो दो मार्क्स हैं, वो ही आपको बड़ा स्कोर बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या है कि ईगो साइकोलॉजी के जो प्रतिपादक हैं वो एरिक्सन हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आगे बढ़ते हैं कि एरिक्सन क्या कहते हैं कि एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था में 2 प्रकार के भाव देखे जाते हैं। कितने प्रकार के भाव हैं? 2 प्रकार के भाव या 2 प्रकार के व्यवहार देखे जाते हैं। पहला है वांछित और दूसरा अवांछित। इन व्यवहारों के विकास का जो आधार है वो ईगो आइडेंटिटी और दूसरा क्या है, ईगो क्राइसिस। यानी कि 2 आधार उन्होंने बताए, यानी कि जो बालक जो है वह वांछित और अवांछित जो व्यवहार करता है, इन व्यवहारों के पीछे छुपा हुआ जो मनोविज्ञान है वो ये है कि बालकों के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो है ईगो आइडेंटिटी और दूसरा होता है ईगो क्राइसिस। वास्तव में किशोरों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक मांगों और सामाजिक भूमिकाओं का सामना करना होता है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है कि इसमें बहुत इधर उधर की बातें ना देकर के लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट उन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर एरिक्सन किन बातों पर फोकस करते हैं? पहला है सोशल डिमांड्स। बालकों के अंदर सोशल डिमांड्स होती हैं। बालक जो है समाज से कुछ मांग करता है, कुछ चाहता है समाज से, और साथ साथ वह समाज में रह करके सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह भी करता है। यानी कि समाज से कुछ चाहता भी है और साथ साथ समाज के अनुसार, समाज की प्रत्याशाओं के अनुसार, समाज की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार कार्य भी करता है। तो यहाँ पर
इन मांगों और भूमिकाओं को निभाने में दो प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। एक है पॉजिटिव एंड पर ईगो आइडेंटिटी, पॉजिटिव एंड पर ईगो आइडेंटिटी, और नेगेटिव एंड पर आइडेंटिटी या क्राइसिस, जिसको यहाँ पे अभी नाम दिया गया ईगो क्राइसिस। आप इसको ऐसे मानिए जैसे हम एक लाइन खींच लेते हैं, उसके लेफ्ट की तरफ जो सिरा होता है उसको कहेंगे हम पॉजिटिव एंड, और राइट हैंड की तरफ जो सिरा होता है उसको कहेंगे निगेटिव एंड। यानी कि जैसे एक रस्सी के दो सिरे होते हैं, एक सिरे पर ईगो आइडेंटिटी होती है और दूसरे सिरे पर ईगो क्राइसिस होता है। इसको यहाँ पे रोल कन्फ्यूज़न भी कहा गया है। अब यहाँ पे आगे कहते हैं एरिक्सन के, किंतु प्रतिकूल सामाजिक वातावरण के कारण जब किशोर ईगो आइडेंटिटी का भार नहीं निभा पाते तो उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब बालक जो है इस वाली भूमिका को समाज में रह करके, जो समाज की मांगें हैं, समाज की भूमिकाएं हैं, उनमें रह करके जब ईगो आइडेंटिटी वाली जो भूमिका या भार है उसको नहीं उठा पाते, नहीं निभा पाते, तो उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस या रोल कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है और वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। व्यक्तित्व तीन कारकों की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होता है। वो तीन कारक कौन कौन से हैं, जैसा कि एरिक्सन ने बताया, एक तो जैविक कारक है, दूसरा है सामाजिक कारक और तीसरा है व्यक्तिगत कारक। ये तीन कारक जो हैं वो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो कई तरह से बालकों के ऊपर अपना फोर्स डालता है और बालक से कुछ मांग भी करता है, बालक भी उनसे कुछ मांग करता है। यानी कि एक ऐसी चीज़ समझ लीजिए कि यह एक लेन देन वाली प्रक्रिया है। हम समाज को कुछ देंगे तो समाज भी हमें कुछ देगा, और उसी के अनुरूप बालक जो है सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करता है। और यहीं आकर के जब वह ईगो आइडेंटिटी को सही लेकर के चलता है तो समाज की मांगों और उनकी भूमिकाओं के अनुसार अपने आप को बनाए रखता है, तो उसके अंदर ईगो आइडेंटिटी बनी रहती है। लेकिन जब बालक उस ईगो आइडेंटिटी को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाता तो उसके अंदर जो नेगेटिव एंड है वो शुरू हो जाता है, जिसको यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस या रोल कन्फ्यूज़न कहा जाता है। वह समझ नहीं पाता कि समाज के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, और इसके अंदर ये रोल कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले सिद्धांत की तरफ को बढ़ते हैं, जिसका नाम है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, जिसको दी गई है रस एंड मीड के द्वारा। ये दोनों जो लोग हैं, रस एंड मीड जो है, ये समाजशास्त्री हैं। इनका ख़ास तौर से जो मनोविज्ञान है उस क्षेत्र से बहुत कम टच है, क्योंकि इन्होंने किशोरावस्था के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ पर इसको मैंने रखा है कि आप इनके बारे में भी जान लें, क्योंकि अब जो है वर्तमान में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच शुरू हो गई है। तो जो अलग अलग शास्त्रों के, समाजों के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनको भी मनोविज्ञान में स्थान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर रस एंड मीड क्या कहते हैं कि प्रत्येक संस्कृति की कुछ परंपराएं, आदर्श, मानक, विश्वास, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ और मूल्य होते हैं। सभी को पता है इसी के बारे में कि जो प्रत्येक संस्कृति है, प्रत्येक मत है, प्रत्येक धर्म है, प्रत्येक राष्ट्र है, सबकी अपने अपने कुछ ना कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मानक, विश्वास और रीति रिवाज होते हैं, रूढ़ियाँ होती हैं। उन सभी को लेकर के चला जाता है। यही हमारे अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास भी करती हैं। या हम कह सकते हैं कि यही हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं जब हम इन परंपराओं को, आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ते हैं और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के लिए उनको संजो कर भी रखते हैं और अगली पीढ़ी तक उनको पहुंचाते भी हैं। ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हमारे अंदर जो संस्कृतियां हैं उनको अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। इसलिए ही हमारा सनातनी प्रभाव भी है हमारे ऊपर, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी हमारे ऊपर इस प्रकार का है कि हम अपनी इन क्रियाओं को आगे बढ़ाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो अपनी संस्कृति को ना भूलें। इन्हें संस्कृति प्रारूप कहा जाता है, यानी कि ये कल्चरल पैटर्न हैं जो एक बालक सीखता है और सीखने के बाद बड़ा होकर के वह अपनी आने वाली पीढ़ियों को देता है। जब इन प्रतिरूपों का उल्लंघन किया जाता है, मुख्य बात यहाँ पे कब क्या आती है, किशोरावस्था है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं,
नई सोच है, नए विचार हैं, नया जीवन है, नई विचारधाराएं हैं। तो इन सब के चलते जब बालक जो है इन कल्चरल पैटर्न का उल्लंघन करता है तो कलह, मानसिक तनाव, संघर्ष, अंतर्द्वंद और आक्रमणशीलता आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर आकर के बालक अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किशोर अवस्था में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये समस्याएं मुख्यतः इन सब चीज़ों से जुड़ी होती हैं कि जब बालक जो है, जब उनको बताया जाता है कि आपका धर्म ये है, आपका मत ये है, आपकी संस्कृति ये है और आपको अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने परिवार को किस तरफ को लेकर के चलना है, और बालक जब उन पैटर्न का उल्लंघन करता है, उसके विपरीत चलता है, उनको निगलेक्ट करता है, उनको नहीं मानता, अपनी उद्दंडता के कारण, अपने आप को ऊंचा दिखाने के कारण, या अपनी ईगो के कारण, या मान लीजिए कि अपने एटीट्यूड के कारण, तो वह कलह, मानसिक तनाव, संघर्ष, अंतर्द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट का या आक्रमणशीलता का शिकार हो जाता है। तो ये कुछ सोशल भी हैं और इमोशनल भी हैं। उन सब जो खास तौर से डिसऑर्डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो आगे चल कर के डिसऑर्डर का रूप ले लेती हैं। कहा जाता है कि जो बालक जो सामाजिक क्रियाओं के अनुरूप अपने आप को लेकर नहीं चलता, तो वह कहीं ना कहीं कहा जाता है कि तो मूर्ख है, ये बेवकूफ़ है, ये तो पागल है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रियाओं से जो किशोर हैं उनको बचना चाहिए, और शिक्षकों को और उनके माता पिताओं को, जो बालकों के माता पिता हैं, बालकों के शिक्षक हैं, उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अंतिम जो सिद्धांत है किशोर अवस्था का, उस पर नज़र डालते हैं। इसका नाम है इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ सुलिवान। सुलिवान ने इंटरपर्सनल थ्योरी दी है। पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये फोकस करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि उन्होंने क्या कहा कि किशोर काल में बहुत अधिक मानसिक वृद्धि होती है। सभी को पता है कि 17-18 वर्ष की आयु तक आते आते बालकों के अंदर मानसिक विकास जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ता है, और इस स्तर पर बालक बहुत से ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जो उसके परिवार के दायरे से बाहर के होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनको हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, लेकिन हमें कहीं दूसरी जगह पर, खासतौर से अगर हम कहीं बॉम्बे जाते हैं या मद्रास जाते हैं या नैनीताल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें कुछ परिचित लोग हमें मिलते हैं। वह इन बातों को समझता है और एक ऐसे समुदाय में रहता है जिसमें विभिन्न प्रकार के सदस्य रहते हैं। इनमें उन व्यक्तियों और परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता विकसित हो जाती है। यानी कि जब बालक जो है नई परिस्थिति में जाता है, उन लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, तो वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे परिवार का ही सदस्य या मेंबर बन जाते हैं। यानी कि उनकी जो संस्कृति है, उनका जो मत है, उनकी जो क्रियाएं हैं, वो हमारे ऊपर भी हम अपना प्रभाव डालती हैं, और हमारी जो संस्कृति है वो उनके ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरों को समझने की जो योग्यता है वो बालकों के अंदर विकसित हो जाती है। हम जैसा कि हमने देखा, कोटा है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, एक दूसरे मिलते हैं, एक ही हॉस्टल में रहते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति और धर्म को समझते हैं, राष्ट्र को समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हमारे अंदर योग्यता विकसित करते हैं। और यदि बालक इन परिस्थितियों का सामना कर लेता है, यानी कि सफलतापूर्वक इन बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेता है, तो वह वातावरण के साथ अपने आप को, यानी कि यहाँ पे वही चीज़ दी है जो मैंने अभी बताया आपको, कि वह वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर लेता है। ठीक है, और अगली अवस्था को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। कई बार हमने देखा है कि कोटा जैसी जगह में, दिल्ली जैसी जगह में लोग जो हैं पढ़ाई के बोझ से अपने सुसाइड कर लेते हैं। यानी कि यार दोस्त भी होते हैं लेकिन फिर भी सुसाइड कर लेते हैं। तो हमें सबको इन सब क्रियाओं से बचना चाहिए, और ख़ास तौर से अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों से जोड़ करके चलना चाहिए, समझ करके चलना चाहिए। चाहे वह पाठ्यक्रम का साथ हो, चाहे मित्रों का साथ हो, चाहे हॉस्टल का साथ हो। परिवार से दूरी जो है वो बालकों के अंदर ख़ास तौर से इमोशनलिटी पैदा कर देती है, लेकिन जब हम बदलती हुई परिस्थितियों में जाते हैं तो हमें उनके साथ में जुड़ करके क्रिया करनी चाहिए। यानी कि अपने आप में इस प्रकार से चेंजेस लाने चाहिए कि हम जो है अपने आप को समायोजित कर लें, और यही हमारी सफलता का मापदंड भी होता है। यदि वह समायोजन स्थापित करने में असफल होता है, मुख्य बात भी यहाँ पर आती है, समायोजित कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वह समायोजित नहीं कर पाता तो वह अनेक अंतः व्यक्तिगत कठिनाइयों में घिर जाता है।
इन सब चीज़ों को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग दृष्टिकोण से दिया। जैसे अभी हमने रस और मीट की बात कही, उन्होंने उसको आदर्श और मूल्यों के रूप में लिया। यहाँ पे इन्होंने इसको एक एडजस्टमेंट के रूप में लिया कि बालक जो है अंतः व्यक्तिगत कठिनाइयों में घिर जाता है। उनकी ये कठिनाइयाँ, जो जटिलताएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, ये व्यक्तिगत होती हैं। यदि किशोर अंतः व्यक्तिगत संबंधों को बनाने योग्य हो जाता है तो उसका एक समन्वित व्यक्तित्व बन जाता है। यानी कि अगर वह बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में अपने आप को समायोजित कर लेता है तो उसका जो व्यक्तित्व है एक समन्वित व्यक्तित्व बन जाता है। और अगर वह अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों में समायोजित नहीं कर पाता तो वह अलग प्रकार की अंतः व्यक्तिगत कठिनाइयों में घिर जाता है। तो उसके अंदर मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाती है, ज़्यादा सी बातों पे वो झल्लाने लगता है, खींचने लगता है और किसी की बात को नहीं मानता। उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता है और ना ही उस बदलती हुई परिस्थितियों को समायोजित करने में वह सफल हो पाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बालक के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर बालकों की एक आदर्श रूप भी प्रस्तुत किया गया कि किशोरावस्था को किस राह पर चलना चाहिए और साथ साथ अगर वह भटक जाते हैं तो किस प्रकार से वो भटकाव जो है उनके व्यक्तित्व को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिसऑर्गेनाइज कर देता है और किस प्रकार से हम उसको एक अच्छे व्यक्तित्व में ढाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो बातें यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुँच रही हैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल में कहीं टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, पेरेंट्स के रूप में हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। और अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।